गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इनकम टैक्स सीरीज में आज हम लोग पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इनकम टैक्स का बेसिक पूरा कवर करेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप इनकम टैक्स का चैप्टर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इनकम टैक्स में हमारे पास 5 सोर्सेज होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी हेड को स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने बेसिकली रिकॉर्डिंग की हुई है जो हमारा ई अकाउंटिंग का कोर्स होता है उनके स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लिए हमेशा मैं अपडेटेड असेसमेंट ईयर के प्रोविजंस पढ़ाता हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, इसका असेसमेंट ईयर है 23-24 और प्रीवियस ईयर है हमारा 22-23। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस लेक्चर को देखेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आई होप आप इनकम टैक्स को प्रॉपर यहाँ पे समझ पाएंगे। इनकम टैक्स के सारे बेसिक डिडक्शंस क्या है, एग्जेम्पशन क्या है, असेसी क्या है, पर्सन क्या है, सारा डिस्कशन मैंने इस बेसिक कंसेप्ट में किया है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इनकम टैक्स बेसिक एंड यू कैन से इनकम टैक्स बैकग्राउंड। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर बताइए। 5। ओके। स्लैब रेट क्या कहती है? देखिए किस पे एप्लीकेबल है स्लैब रेट? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। मतलब जो हमने पर्सन पढ़े उसमें सबके ऊपर स्लैब अप्लाई नहीं है, किसी के ऊपर है। वो कौन है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। यानी बचा कौन? कंपनी बचा, फॉर्म बचा, है ना। उस पर क्या हो गया? फ्लैट रेट हम पढ़ेंगे। तो इन सिटीजन मतलब स्लैब रेट क्या कहती है? 3 टाइप की स्लैब रेट बनाई गई है, डिपेंड ऑन एजेस, है ना। एज क्या कहती है? अगर आपकी अगर आपकी एज 60 ईयर्स तक है तो यू विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल सिटीजन। तो आपके लिए स्लैब रेट 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 तक 5%, 5 से 10 तक 20% और 10 से ऊपर 30%। अगर आपकी एज 60 से ऊपर है और 80 तक है तो आपको बोलेंगे हम सीनियर सिटीजन। उसमें क्या है देखो, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 5% 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30%। अगर आपकी एज 80 से ऊपर है तो यू विल बी कॉल्ड एज सुपर सीनियर सिटीजन। तो फिर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 से 10 लाख तक कितना? 20% और 10 लाख से ऊपर हुआ तो 30%। ठीक है। आगे दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यू टैक्स रिजीम आ चुका है। न्यू टैक्स रिजीम में मैं अलग से क्लास लूंगा, अभी यहाँ पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। मतलब इस स्लैब को आप छोड़ सकते हो और लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें भी छोड़नी पड़ेंगी। मतलब आपके लिए एक नई स्लैब आई है जिसमें आपको एज वगैरह सब कुछ छोड़ के सबके लिए एक स्लैब आई है, उसे हम न्यू टैक्स रिजीम बोलते हैं। उसको ऑप्ट कर सकते हो आप, उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ठीक है। यानी इस स्लैब का एक ऑल्टरनेट भी है, यू कैन चूज दैट स्कीम। ओके। देन कम टू एक पॉइंट होता है सरचार्ज। पॉइंट पे आइए, पेज नंबर 6। पॉइंट इज सरचार्ज। सरचार्ज क्या कहता है? देखिए सरचार्ज का मतलब होता है हम मानेंगे कि आपकी इनकम कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, ज़्यादा अच्छे अर्नर हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है, उसे हम बोलते हैं सरचार्ज। सरचार्ज बड़े बड़े वेल्दी लोगों पे लगाया जाएगा। देखो क्या कहता है सरचार्ज। आप पे हम सरचार्ज लगाएंगे, फर्स्ट देखो 10% ऑफ टैक्स लगाएंगे इफ़ एनटीआई मतलब नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम कितने से ज़्यादा है? 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है। तो जितना आपका टैक्स बना होगा ना उस पर 10% और देना है आपको। पहले हम पूरा टैक्स निकाल लेंगे आपका, ऐसे नॉर्मल लगाया, ठीक है। फिर आपकी देखेंगे क्या आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है। इनकम 50 लाख से मतलब, तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है तो आपका जो टैक्स आएगा उसमें 10% और देना है आपका। अगर वाला केस है, हाँ टैक्स पे ही देना है। देखो टैक्स तो आपका बनेगा ही बनेगा जब आपका 50 लाख से ऊपर। पहले पूरा टैक्स निकाल लेंगे नॉर्मल तरीके से, फिर एक बार और देखेंगे कि 50 से ऊपर है, 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज और दो, जितना टैक्स आया उसका 10% और, ठीक है। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है तो 15% सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है 25% सरचार्ज। अगर 5 करोड़ से ऊपर तो 37% सरचार्ज। ये 37 कहाँ से आया? राउंड ऑफ करके आता है, जिसमें 37% कहाँ से आया सर? 37% होता है मैक्सिमम रेट। यानी 37% का मतलब होता है 37% ज़्यादा कोई टैक्स इनकम टैक्स में है नहीं। वो बात अलग है जब हम एक आगे पढ़ेंगे कैश की चोरी करी वगैरह तो अलग रेट है। तो यानी 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका है तो टैक्स तो देना ही देना है, 37% आपको अलग से देना है। क्लियर हो गया? तो क्या आपको लगता है सरचार्ज लोग देते होंगे? बहुत लोग देते हैं। यानी दुनिया जो है गवर्नमेंट सरचार्ज से ही चल रही है। टैक्स तो बहुत लोग छुपा लेते हैं बट सरचार्ज बहुत लोगों पर लायबल होता है।
ठीक है। एक और चीज़ पहले लगती थी, वेल्थ टैक्स हुआ करता था 2014 से पहले इंडिया में वेल्थ टैक्स हुआ करता था, लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट केम इनटू द पावर उसने आते ही वेल्थ टैक्स हटाया। क्यों वेल्थ टैक्स क्यों हटाया? क्योंकि वेल्दी लोगों ने उसकी गवर्नमेंट बनाई, तो उन्होंने सबसे पहले रिक्वेस्ट ये की पहले तो ये हटाया है, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा कांटा है। तो जिन लोगों के पास एयरक्राफ्ट थे, पर्सनल कारें थी, तो उनके ऊपर पर्सनल एसेट्स की कैलकुलेशन की जाती थी और वेल्थ टैक्स लगता था। तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, बजाज, गोदरेज फैमिली, इन सब ने बोला यार कितना परसेंट होता था, अच्छा खासा परसेंट होता था। मतलब आपके एसेट्स काउंट किए जाते थे कि आपके पर्सनल एसेट्स कितने, उसके फिर स्लैब रेट बना रखी थी, वो दैट हैज़ बीन रिमूव, है ना। बहुत अच्छा कमाई उससे होती थी गवर्नमेंट की। अब उसको करके यहाँ सरचार्ज को इंट्रोड्यूस अच्छा खासा कर दिया। सरचार्ज पहले भी था लेकिन रेट अब ज़्यादा किया गया है। ओके दोस्तों, अभी मैंने कंपनी के बारे में आपको पढ़ाया नहीं, तो कंपनी में अभी रोक रहा हूँ, है ना, कंपनी में रोक रहा हूँ आपको। अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी देखिए आप, पेज नंबर 6 पे ये नीचे देखिए, मिला आपको टैक्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिला। कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखिए क्या लिखा हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ना भी स्लैब रेट है, लेकिन स्लैब रेट थोड़ा सा अलग है, यानी हमारी वाली स्लैब रेट नहीं है। उसको बोला गया है अगर सोसाइटी 10,000 तक कमाती है तो 10% टैक्स हमको दे दे, 10,000 तक उसका प्रॉफिट है तो 10% हमें दे, मतलब 1,000 हमें दे दे। उसके बाद अगर 10 के 20 में कमाया है तो एक तो देना ही देना है पिछला वाला, प्लस 10 के 20 में जो एक्स्ट्रा कमाया उसका 20% और दे दे। यानी अगर 15,000 कमाया सोसाइटी ने तो 1,000 10% का और 5,000 का 20%, ऐसी हुआ, है ना। और अगर 20,000 से ऊपर कमा लिया तो एक ऊपर का, दो ऊपर का, बाकी बैलेंस का 30%। आ रहा है समझ? 10 का पहले लगा दिया, 10 से 20 तक बाद में लगा दिया, स्लैब ऐसे ही लगाई जाती है। उसके बाद 30% आपको देना है। आगे लिखा है नोट, रेजिडेंट कोऑपरेटिव कैन ओप टू पे टैक्स फॉर 25.16% इंस्टेड ऑफ अबव टेबल। लेकिन कोई सोसाइटी कहती है भैया मुझे स्लैब नहीं चाहिए, आप मुझे फ्लैट रेट का बेनिफिट दो, तो आप फ्लैट रेट का ऑप्शन ले सकते हो। यू हैव अ रेट ऑफ 25.168, यू कैन पे दिस। If you want to opt the flat, you have also option of slab and flat. Clear? Okay. This is very important. Next coming to your point is unexplained money investment और expenditure. कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा, रेड हो जाती है, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, या किसी संजय सिंह जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं, या बीजेपी कांग्रेस आपस में एक दूसरे को परेशान करने के लिए नेतागिरी में एक दूसरे छापा मरवाते हैं। तो ये क्या होता है, तो इनकम टैक्स में रूल हुआ है कि अगर किसी के पास कैश पाया गया या कोई ज्वेलरी पाई गई या कोई भी ऐसा अमाउंट पाया गया विच इज़ अनएक्सप्लेन्ड, यू डू नॉट हैव एनी explanation where it comes from, then it is taxable at the rate 60% tax plus 20% surcharge, that is 78% effectively लग जाता है। समझ में आया? यानी अगर मेरे पास अलमेरा में 5 करोड़ रुपए पाए गए तो मेरे को जो पुलिस पकड़ के ले जाएगी वो अलग, घर वालों को प्रताड़ित कर लेगी अलग, और मेरे ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 60% तो फ्लैट है, उसके बाद सरचार्ज के बाद क्या हो जाएगा जो है इफेक्टिवली 78% आई हैव टू पे। यानी अगर 1 करोड़ पाया गया तो 78 लाख गवर्नमेंट पे, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, चलो चालू रहने देता हूँ। इसीलिए गवर्नमेंट जो करप्ट लोग होते हैं उनका अलग से स्वागत करती है। आपने देखा होगा, अच्छा खाना, अच्छा पिलाना, कि भाई 78% तो हमारे हैं, ठीक है। लो नेक्स्ट देखिए नीचे, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब होता है जो आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन होस्ट करता है, तो अमिताभ बच्चन को सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, बिजनेस प्रोफेशन है उसका, बोलना, एंकरिंग करना, इज गेटिंग इनकम फ्रॉम द केबीसी। बट द पार्टिसिपेंट हु इज आंसरिंग द क्वेश्चन, उनकी तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, उन्होंने तो अपना कोई ऐसी जैकपॉट तरीके से किया और सिलेक्शन हो गया, हॉट सीट पे जाके बैठ गए, 3-4 क्वेश्चन के आंसर दे, टीवी में आ गए और पैसा लेके घर आ गए। बट देयर नो बिजनेस, उनका वो बिजनेस थोड़ी ना है। कोई केबीसी का तैयारी करता है बचपन में पैदा होते ही, नहीं। तो उस इनकम पे क्या लिखा है देखो, 30% का। अब यहाँ पे ना देखो एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप कौन बने करोड़पति में जीत जाते हैं 1 लाख रुपए, और फिर आपके पास इनकम टैक्स वाले आते हैं, बोलते हैं भैया मैं 30% दो। आप बोलते हो नहीं मैं वहाँ से गया था ना तो मेरे को 3,000 रुपये किराया लगा था, 500 का मैंने रिक्शा किया था, और मैंने नए कपड़े लिए थे क्योंकि मेरे को अच्छा दिखना, तो मैंने 5,000 कपड़े लिए थे, तो वो मुझे माइनस कर दो, बाकी पर टैक्स लगा दो। गवर्नमेंट बोलेगी पागल है क्या, ऐसा कोई अलाउ नहीं, फ्लैट इनकम पे देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नो एनी एक्सपेंडिचर अलाउड, नो डिडक्शन, 6A की हम पढ़ेंगे, LIC FLIC कुछ भी नहीं, है ना। नो बेनिफिट ऑफ एग्जाम्पशन लिमिट, नो सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। पिछली बार मैं केबीसी में गया 3 बार हार के आया था, वो वाला मुझे सेट ऑफ कर दो, तो ऐसा कोई सेट ऑफ नहीं है। जो इनकम कमाई तो 30% देना है आपको, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको जो भी इनकम टैक्स आएगा उस 4% का क्या देना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है, ठीक है। नेक्स्ट
नेट सोर्सेज ऑफ इनकम, कितने सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पास, कितने हेड्स ऑफ इनकम है। तो पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी में मतलब ये होना चाहिए कि सैलरी इनकम तभी मानी जाएगी जब देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर रिलेशनशिप है तभी हम क्या मानेंगे, सामने वाला क्या करता है, जॉब करता है। उसके बाद दूसरा हेड है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, उसमें आपको रेंट मिलता है, चाहे वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट दोनों टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब होता है आपने अपना कोई असेट बेचा है और उस पर आपको गेन हुआ है, तो हम आपको क्या लगाएंगे, इनकम टैक्स लगाएंगे। अब एसेट्स क्या होता है उसे हम पढ़ेंगे इस कैपिटल गेन में, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा सोर्स है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ये ज़्यादातर हमें जो अकाउंटिंग आप कर रहे हो, जो टैली सीख रहे हो, इस हेड के लिए कर रहे हो, हैं जो टैली हम बना रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ये बिजनेस पर्सन का बना रहे हैं, तो बिजनेस पर्सन का नेट प्रॉफिट पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो अगला हेडिंग क्या आ गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब ये दो टर्म अलग अलग है, बिजनेस अलग होता है, प्रोफेशन अलग होता है। बिजनेस में आता है ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आता है, और प्रोफेशन में मोस्टली क्या आती है, सर्विसेज आती है, जैसे कि सीए की सर्विस, डॉक्टर की, इंजीनियर की, ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो किसी सोर्स में कवर नहीं होता उसको हम कहाँ ले लेते हैं, अदर सोर्स में लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी केबीसी में आप जीते, आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला है ना, आपने एफडी कराई, वहाँ से ब्याज मिला, कोई भी ऐसी इनकम जो आपकी मेन नहीं है, दैट इज अदर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। पांचों हेड को हम जोड़ते हैं तभी हम क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, ठीक है। अदर सोर्स में कौन कौन सी हो सकती हैं, आप फटाफट एक बार देख लो। अदर सोर्स में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, दिस इज 14 एग्जाम्पल दिए हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सबलेटिंग मतलब रेंट भी देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट है, एक लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। व्हाट इज सबलेटिंग, सबलेटिंग का मतलब होता है जैसे मैंने इस इंस्टीट्यूट को किराए पे लिया और मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे बाद में लगा कि यार मेरी जो क्लासेस होती है मोस्टली मॉर्निंग और इवनिंग में होती हैं, आफ्टरनून में कुछ होता नहीं है, जैसे इंस्टीट्यूट आइडल पड़ा रहता है। तो मैंने किसी पर्सन को बोला कि भाई अगर आपको यहाँ 3-4 घंटे अपना ऑफिस का काम करना है, कोई भी, यू कैन टेक दिस एज अ रेंट। तो मैंने उनको बोला आप 5-4 घंटे इसको यूज़ कर लो, तो मैंने किराए पे लिया और आगे भी क्या किया, किसी को आगे किराए पे दिया, तो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग मेरी में इनकम हुई, ठीक है, तो वो मेरा अदर सोर्स है, ठीक है। एक पॉइंट है देखो कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब जो मैंने पढ़ा आपको, जो आपकी मेन इनकम नहीं है लेकिन आपको अराइज हो गई। जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग कर रहा हूँ, अब कोचिंग के साथ साथ मुझे कोई ऐसी इनकम हो सकती है जो मुझे भी उम्मीद नहीं है, या फिर जो जिसका मैं मेन फोकस नहीं करता। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, मुझे कहता है सर मुझे दिल्ली में ना कोई फ्लैट दिला दो, मुझे यहाँ के रह के पढ़ना है। तो मैंने कहा भाई प्रॉपर्टी डीलर से बात करो, वो आपको दिलाएंगे। उसने कहा सर आप दिला दो। मेरे मन में लालच आ गया, मैं कहा चलो मैं ही दिला देता हूँ, इससे कमीशन ले लूँगा और जिसका घर लेट आउट को उससे भी ले लूँगा, मेरा मेन बिजनेस तो नहीं है ना, तो मेरी कैजुअल इनकम होगी। या मुझे ही, मैंने सोचा एक बार मैं केबीसी में अप्लाई करता हूँ, क्या पता मुझे कुछ पैसे मिल जाए, और मैं लकीली वहाँ चला गया, 10,000 रुपये जीत के आ गया, मेरी कैजुअल इनकम, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया सारा, और कोई प्रॉब्लम। चलिए उसके बाद देखो मैंने कॉपी में लिखा हुआ फिर से वही कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे करते हैं। देखो मैंने कैसे किया, पांचों इनकम को सारा लिखा, पांचों हेड को, जीटीआई आ गया, फिर डिडक्शन दी, डिडक्शन हम पढ़ेंगे 80C 80D इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम आ गया, फिर स्लैब अप्लाई किया, टैक्स आ गया, फिर एजुकेशन सेस लगाया, ठीक है। एजुकेशन सेस यहाँ नहीं लगेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे नहीं लगेगा, आप यहाँ पे पहले रिबेट देखेंगे, ठीक है, दिस इज मिस्टेक। तो पहले हम रिबेट देंगे, रिबेट देने के बाद जो टैक्स आएगा उस पर हम 4% क्या लगाएंगे, एजुकेशन सेस, और जो बचेगा वो हमारा टैक्स होगा। लेकिन अगर हमने टीडीएस पे कर दिया या एडवांस टैक्स पे कर दिया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो रिबेट कितनी मिलेगी, मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखो अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपका जो टैक्स आया होगा या 12,500 जो कम होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, ठीक है। चलो अब मैंने आपको बताया कुछ हमारे पास कुछ इनकम क्या होती हैं, अदर सोर्स होती हैं, लेकिन कुछ इनकम पे ना टैक्स नहीं लगता है, मतलब गवर्नमेंट कहती है उस इनकम आप जितना कमा सकते हैं कमाएं, देयर इज़ नो टैक्स, तो उसे हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। क्या बोलते हैं, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पेज नंबर 10 पे देखिए, आप पढ़ लीजिए, 8 पॉइंट है, जिस पे डाउट होगा डिस्कस करते हैं। देखिए तो कौन कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम, पार्टनर को जो प्रॉफिट फर्म से मिलेगा,
मेंबर को जो प्रॉफिट एचयू ऑफ फैमिली से मिलेगा, कोई भी अमाउंट जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट के, लाइफ इंश्योरेंस जो आपको पैसा देगी, प्रोविडेंट फंड, अवार्ड रिवॉर्ड और परक्विजिट्स रिसीव आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर आप इंडिया की ऐसी कोई सर्विस में है जो आप बाहर है, विदेश में, वहाँ की कोई भी सुविधा आपको मिलती है, परक्विजिट मतलब सुविधा होता है, उस पर कोई प्रकार का टैक्स नहीं है, वरना परक्विजिट्स पर टैक्स लगता है। अभी हम पढ़ेंगे सैलरी हेड, सैलरी में अगर आपको कंपनी गाड़ी देती है, घर देती है, नौकर देती है, तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ता है, वो इनकम माना जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज कम टू द पॉइंट नंबर, पेज नंबर 11 पे चलो आप। नेक्स्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। अब ध्यान से सुनिए, आप उसी आदमी पर टैक्स लगाएंगे जो आपका रेजिडेंट होगा। तो ना आप किसी को भी पकड़ लोगे, ठीक है ना। तो इनकम या हर देश में ना एक कॉन्सेप्ट होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। इफ़ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया देन ओनली यू हैव टू पे टैक्स। इफ यू आर नॉट अ रेजिडेंट देन यू डू नॉट हैव टू पे। बट देयर इज ऑल्सो प्रोविजन दैट इफ एनी इनकम अराइज फ्रॉम द मदरलैंड ऑफ इंडिया देन यू हैव टू पे। मतलब अगर आपकी इनकम इंडिया से अराइज होती है, चाहे आप कहीं के भी नागरिक हो, तो आपको यहाँ देना पड़ेगा, चाहे आपके पास जेब में बचे या ना बचे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 प्रकार होता है, देखो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेजिडेंट। मतलब सर क्या, जैसे मैं और आप यहाँ के नागरिक हैं, मूलतः यहाँ के नागरिक हैं, विदेश हम कभी नहीं गए, ना तो जा सकते हैं, हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। एक तो ये हो गया। एक हो गया हमारे पास रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी मतलब रेजिडेंट तो है लेकिन कभी बाहर चले जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी बाहर कभी यहाँ। एक होता है नॉन रेजिडेंट, जैसे जस्टिन बीबर या कनाडा का वो ट्रुंडो है ना, चाइना का चिंगचांग। तो ये लोग क्या है, यहाँ के नागरिक नहीं है, बट यहाँ आएंगे, तबेला बजाएंगे, मोदी के साथ नाच करेंगे, हम तुरंत टैक्स लगा देंगे कि डांस पे इनकम टैक्स पे है हमारा, तो हम टैक्स लगेंगे। तो नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि यहाँ आप आए, यहाँ आपने परफॉर्मेंस किया, यहाँ इनकम अराइज हुई, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे बाहर के प्लेयर यहाँ IPL खेलते हैं, नाचते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, हुला लाला ले लो करते हैं, हम उनको तुरंत बोलते हैं जल्दी गा लो, हमें टैक्स लेना है। जैसे उन्होंने गाया, हमने कहा टैक्स दो। ठीक है, तो ये वो नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में आ गए। वैसे हम नॉन रेजिडेंट से टैक्स नहीं लेंगे, बशर्ते वो अपने देश में कमाएं। हमारे देश में कमाया, हमारे दोस्तों को आपने पागल बनाया, लोग जॉब पे जा रहे थे, आपके शो में चले गए, वहाँ से सुबह निकले घर से, शाम को वहाँ शोरूम में निकले, तो आपसे फिर टैक्स लेंगे हम। अच्छा, मैं एक चीज़ बताओ यहाँ। चलो अब देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस और एन इंडिविजुअल, ये भी मिस्टेक है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल है ना, ऑफ एन इंडिविजुअल। दिस इज पेज नंबर, व्हाट इज द पेज नंबर, दिस इज 11। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि हाउ टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। अब देखो, मैं और आप यहाँ के मूलतः नागरिक हैं, हमारे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सुबह यहाँ शाम यहाँ हो जाती है, तो हमारा कैलकुलेट नहीं करेगा कोई पर्सन। लेकिन मान लीजिए CA ऑफिस में कोई ऐसा नागरिक आया जो साउथ अफ्रीकन है, लेकिन इंडिया आता जाता रहता है, कभी इसको पता नहीं हम कितना बाहर रहता हूँ, कितना अंदर रहता हूँ, तो इसको फिर हमें निकालना पड़ता है कि आप इंडिया में कितने दिन स्टे किया आपने। तो जो प्रीवियस ईयर आपका था जिसमें आपने अर्न किया है, उसमें हम डेज कैलकुलेट करते हैं। वो डेज क्या है, देखो, इफ़ यू आर इन इंडिया, इफ़ यू वर इन इंडिया ऑफ 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर मैंने नोट्स में 21-22 लिया, अब 22-23 मान लो लेटेस्ट, ठीक है। या फिर और लिखा हुआ है, या फिर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग ईयर, तो आप यहाँ के क्या माने जाओगे, रेजिडेंट माने जाओगे। सर एक बार और बता दो, जैसे आपका 22-23 खत्म हो गया, 22-23 में मान लीजिए धर्मेंद्र ने कोई इनकम अर्न करी और ये अपना इनकम टैक्स भरना चाहता है, तो मैं इसको चेक करूंगा ये इंडिया आता जाता रहता है क्या, इंडिया से बाहर अप डाउन। ये कहता है नहीं यहीं रहता हूँ, कुछ टैक्स नहीं करना, नॉर्मल टैक्स लगाओ, पे करो। लेकिन ये कहता है नहीं, मैं 2-3 महीने के लिए जाता हूँ, फिर इंडिया आता हूँ, फिर जाता हूँ, मेरा बिजनेस ऐसा चलता रहता है, मेरे पास बाहर की भी नागरिकता है। आई विल चेक वेदर इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी और नॉट। तो पहली कंडीशन ये है कि रेजिडेंट हो या नहीं हो। तो रेजिडेंट के लिए प्रीवियस ईयर में 182 दिन आप इंडिया में रहे हो। 182 दिन कैसे भी आते, 365 में से 365 दिन में 182 दिन। अगर मान लो ये नहीं हो पाते 180, 140, तो भी हम कहेंगे रुक जाओ। एक और कंडीशन है, 60 दिन इन प्रीवियस ईयर हो रहे हैं और पिछले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले 4 मतलब अभी प्रीवियस ईयर 22-23 ऐसे 4 पिछले कौन से होंगे, 21-22, 19-20, ऐसे 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 दिन अगर हो गए तो आप यहाँ के रेजिडेंट हो, आप यहाँ के रेजिडेंट हो। और कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ के रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी हो, तो दूसरी कंडीशन क्या है, देखो उसके नीचे, आप यहाँ के रेजिडेंट प्रूव हो जाओ पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 साल, एंड यहाँ पे एंड है दोनों, और पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप 730 दिन इंडिया में रहो, तो हम आपको क्या मान लेंगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है,
तो दिस इज़ दी कंडीशन। अगर कोई बंदा रेजिडेंट प्रूव हो जाता है तो हम रेजिडेंट ऑर्डिनरी दोनों चेक करेंगे, ठीक है ना। चलो, अगर इसमें पहली ही नहीं लगी तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं, फिर तो नॉन रेजिडेंट हो गया ना। ठीक है दोस्तों, बोलो। ओके, चलो अब आते हैं हमारे पास, मैंने बताया आपको HUF एक एंटिटी होती है। HUF में हम कर्ता के ऊपर चेक करते हैं। कर्ता को हम चेक करते हैं कि अगर कर्ता, जो हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी, सेकंड वाली मतलब ये 365 दिन और 2 साल और 10 वाली और 730 दिन वाली, वो चेक हम करेंगे कर्ता पे। अगर कर्ता पे ये लग जाती है तो हम HUF को क्या मान लेंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे भी HUF का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में ही है, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस कहीं नहीं, ठीक है। चलो, दिस इज डन। एंड देन अगेन कम टू द कंपनी। कंपनी को हम क्या मानते हैं, जितनी इंडियन कंपनीज है वो तो रेजिडेंट यहाँ की है ही है। लेकिन अगर कोई बाहर की कंपनी है और हम देखें उसका ऑफिस यहाँ है, मैनेजमेंट यहाँ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ काम करते हैं, तो इसको भी हम इंडियन मान के टैक्स लगाते हैं, मतलब इंडियन नहीं, रेजिडेंट मान के टैक्स लगाते हैं, ठीक है ना। चलो, पूरा रिवाइज कर लीजिए, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया इसको आप रिवाइज कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।